सुपर पावर बनाओगे तो उसकी कीमत क्या होगी, कितनी लाशें होंगी। आज तुम जो भारत का नक्शा देखते हो तुम्हें मेरी बात गलत लग सकती है। जब तक इकोनॉमी में इंसान केवल एक रिसोर्स की तरह रहेगा तब तक युद्ध से भी उसका फायदा लिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन पाई, सुपर पावर बन पाई, वेपन बनाती हैं। ऐसी कंपनी का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो चुका है। और वो जो सरकारें हैं कि हमारी सरकार बनी रहे उसके लिए ज़रूरत रुपए की है। रुपए कहाँ से आएगा, ये इंडस्ट्री हमें देंगी। केवल तुम लोग ये बड़े लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह चुके हो। जैसे वो नचाना चाहते हैं वैसा तुम्हें नचा देते हैं। ये दुनिया प्रॉफिट और लॉस पर चलती है। अगर युद्ध में इन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो ये कभी भी युद्ध को तवज्जो नहीं देंगे। जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे, और वो कोई आम लोग नहीं है, बहुत बड़े बहुत ताकतवर लोग हैं, उन्हें युद्ध से फायदा है। इस वजह से युद्ध दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? आम जनमानस का, आम जनता का, जिनके बच्चे फौज में शामिल होते हैं। ऐसे लोग जो कि आम सिविलियंस हैं, लेकिन जब भी रिहायशी इलाके में हमला हो जाता है या गलती से भी हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी यूं धूल हो जाती है, पता नहीं पड़ती गई कहाँ वो। और उनमें से भी ज़िंदगी उनकी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जो जिंदा बच जाते हैं। उनका परिवार पूरा साफ हो चुका है। जरा एक बार को यहाँ पर इमेजिन करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम एक जगह बैठकर तो बड़ी आसानी से बोलते हो कि देखो अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक करा, इजराइल ने गाज़ा के ऊपर अटैक करा, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। अब ये जो दूसरे पक्ष के हैं वो बड़े खुश हो जाते कि ईरान ने उनके ऊपर करा है। दोनों लोगों की चल रही है। जरा एक बार ये सोचना बैठ के कि अभी तुम अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। महज एक रॉकेट गिरती है, सब साफ, और गलती से तुम जिंदा बच जाते हो। तुम्हारे शरीर में बहुत चोट है, बहुत घाव हैं, लेकिन तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, तुम्हारे जो दोस्त यार हैं, जो भी आसपास के लोग थे जिनसे कि तुम रोज मिला करते थे, उनके शरीर के पड़खच्चे उड़ चुके हैं, चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं शरीर के। जरा कभी सोचना ये बात, तब पता चलेगा कि तुम चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, तुम चाहे गाजा पर जो हमला हो रहा हो उसकी तारीफ कर रहे हो या जो इजराइल पे हमला हो रहा हो उसकी तारीफ कर रहे हो, तब समझ में आएगा कि ये उन आम जनता के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और युद्ध की स्थिति उनके लिए ज़्यादा कठिन हो जाती है जो सरवाइव कर जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं। वो जिंदगी भर उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो कभी भी उस मंजर को नहीं भूल पाते हैं कि जहाँ पर जो हम एक जगह बैठ के जो ज्ञान दे देते हैं ना, लेकिन जरा वो कंडीशन सोचना कि जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए कुछ नहीं, और कभी भी हो सकता है कि एक रॉकेट आके गिरे और तुम खत्म, और तुम अपने आसपास के लोग तो गंवा ही चुके हो। एक इंसान के लिए पूरी दुनिया नहीं होती है, उसके लिए वो लोग पूरी दुनिया होती हैं जिसे वो जानता है, ठीक है, और वो सब खत्म है। अब बताओ, अब बात करो जरा कि इनसे फायदा किसे है। जरा देखो कि दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, और ये 1-2 साल के अंतराल से, कुछ 2021-22 से ले लो, अभी तक जो बड़े बड़े देश हैं उनमें जो कंपनी है जो भी वॉरफेयर प्रोडक्शन करती हैं, वेपन बनाती हैं, ऐसी कंपनी का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो चुका है। जी मैं एक कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात करी जाए। वो यही काम करती है, वेपन बनाती है। उसका YoY ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न होता है वो 75% से बढ़ा। अब खुद विचार कर लो, वो कोई ज़्यादा बड़ी भी कंपनी नहीं है, मतलब इस अगर इंडस्ट्री की बात करें, और जो इस इंडस्ट्री में टॉप की कंपनीज हैं उनका क्या रिटर्न होगा। जरा एक बार उसे गूगल पे जाके खुद चेक करो, तब समझ में आएगा ये पूरा गेम क्या है। थोड़ी इसमें इतिहास और पढ़ा करो। वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को हुआ। अमेरिका उससे पहले सुपर पावर नहीं था, तब ये यूरोप की कंट्री ये थी सुपर पावर। लेकिन जब युद्ध होता है तो हथियार की ज़रूरत पड़ी, अमेरिका से गया। अब जिस देश में युद्ध हो रहा है उस देश में खाने के लिए और बेसिक सामान की कमी पड़ेगी, वो पूरा प्रोडक्शन अमेरिका से होकर उन देशों में जाता था।
अब उसके बाद जब बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, युद्ध खत्म हो गया, तो उन्हीं बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत पड़ी रुपए की, वो कर्ज अमेरिका ने दिया। अमेरिका यहां से थोड़ा बहुत उठना स्टार्ट हुआ। तब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की और अच्छी भूमिका, एक तो एटम बॉम्ब बना लेते हैं और प्रोडक्शन यूनिट इनकी और बढ़ जाती है, जिसके बाद फिर मुनाफा, मतलब कि एक तो तुम मार के कमाओ और जब युद्ध खत्म हो जाए तो उनका पुनः निर्माण भी तुम ही करो। और ये नहीं कि केवल एक ही तरफ का तुम सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ जरूरत पड़ रही है उधर भी हथियार भेजती है। अगर हथियार नहीं भेजे तो युद्ध खत्म होने के बाद में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन पर रुपए दे रहे हो, किसका फायदा हुआ अब जरा मुझे बताओ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन पाई, सुपर पावर बन पाई। एक तो ये होड़ लगी कि हमें सबसे पावरफुल बनना है दुनिया में, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। क्या है, लोग ही तो है, इन्हीं को तो मारना है, क्या जाता है। अगर हम इकोनॉमी की भाषा में देखते हैं, इकोनॉमी में हमेशा से इंसान को केवल एक रिसोर्स के रूप में माना जाता है। समझे, रिसोर्स, कि ये तो केवल एक संसाधन है, इसीलिए इसे खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, अच्छी से हेल्थ की व्यवस्था दो, स्किल डेवलप करो, जिससे कि ये बड़ा होकर एक बेहतरीन लेबर बन सके, एक बेहतरीन मजदूर बन सके। और मजदूरी किसके लिए करे? इन हुकूमतों के लिए करे। बड़े बड़े जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए मजदूरी करे। और जितने भी माता पिता हैं वो बड़ी खुशी से अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ करो जाके मजदूरी। जब तक इकोनॉमी में इंसान केवल एक रिसोर्स की तरह रहेगा, तब तक युद्ध से भी उसका फायदा लिया जाएगा। क्योंकि रिसोर्स क्या मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा इसमें पोटेंशियल हो इससे निकाल लो बस। चाहे वो इसे मार के युद्ध के जरिए हो तो वो भी कर लो। बोलते हैं ना कि जब हाथी मर जाता है तब भी 1.25 लाख का बिछता है, कि अगर इस जनता का ऐसे कोई भला नहीं हो पा रहा है, इससे हमें ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, खत्म कर दो इन्हें, निपटा दो, तब तो होगा फायदा। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि पॉलिटिक्स के जरिए अलग अलग रीजन में दुनिया के युद्ध को उकसाती हैं ताकि उनके हथियार बिक सकें, उन्हें मुनाफा हो सके। और वो जो सरकारें हैं कि हमारी सरकार बनी रहे, उसके लिए ज़रूरत रुपए की है। रुपए कहाँ से आएगा? ये इंडस्ट्री हमें देंगी। अब आ रहा होगा गेम समझ में। तुम जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, तुम्हें ये बड़ी छोटी सी चीज़ लगती होगी कि ISIS इस्लाम के नाम पे बना। हाँ, उनकी मेन आइडियोलॉजी है इस्लाम के लिए, लेकिन केवल बात इतनी नहीं है। बात ये जो कथाकथित तुम्हारी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, रसिया, इनकी बात है। एक तरफ वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते वो वहीं की जनता को उकसा देते हैं, हथियार उन तक पहुंचाते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे संगठन बने हैं जिन्हें कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन्हें पता है किस नाम पे बनाया जाता है? या तो धर्म के नाम पे बनाया जाएगा, एथनिसिटी के नाम पे बनाया जाएगा, या ज़मीन के नाम पे बनाया जाता है कि ये देश तुम्हारा, ये ज़मीन तुम्हारी है। और उनके पास हथियार या तो अमेरिका के निकलते हैं या फिर रसिया के निकलेंगे। ये वास्तविकता है। और यही लोग फिर वापस आके ठेका लेते हैं कि हमें दुनिया में शांति फैलानी है। उसके लिए 10 ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं ताकि एक तरफ हथियारों के दम पे तो हम कब्जा करें, लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर से भी, पॉलिटिकल पावर से भी पूरी दुनिया पे कब्जा करे रहें। हुकूमतें इसलिए होती हैं ताकि हर एरिया का जो भी व्यवस्था है, गवर्नेंस है, वो बेहतरीन ढंग से चलती रहे। लेकिन आज की हमारी हुकूमतों को क्या हुआ है? वो एक अलग होड़ में लग चुकी हैं, होड़ सुपर पावर बनने की। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। ये अहंकार छोटी बात नहीं है, बताता हूँ। केवल इतनी भी बात होती कि केवल एक दौड़ के पीछे पड़ गए हैं, जबकि सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी बेहतर करे, लेकिन ज़िंदगी लेने में लग गए, उतना भी कारण नहीं है। कारण है हमेशा सत्ता में बने रहना।
अगर एक देश में दूसरे देश के खिलाफ माहौल है और तुम अगर दूसरे देश के खिलाफ आवाज उठाते हो कि हम अपने आप को ग्रेट बनाएंगे और बाकी सबको हम दबा लेंगे, हम दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे, तो उसके पीछे तुम क्या करोगे फिर? यही तो करोगे, युद्ध छेड़ोगे दूसरे से। तुम्हें पता है कि जनता यही चाहती है, जनता में मात्र भक्ति भरी है, जनता में देशभक्ति भरी है। तो जनता क्या करेगी? अरे उन पे हमला कर दिया हमने, देखो हम कितने बहादुर हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे हो ना, ऐसे ही वहां पर भी लोग हैं। उन्हें भी उनकी देशभक्ति का, उनकी राष्ट्रभक्ति का, उनकी मातृभक्ति का गलत फायदा उठाया जाता है, जिस तरीके से तुम्हारा उठाया जा रहा है। केवल तुम लोग ये बड़े लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह चुके हो। जैसे वो नचाना चाहते हैं वैसा तुम्हें नचा देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी ये मीडिया। मीडिया क्या करती है? वैसा माहौल बनाती है, नैरेटिव बिल्डिंग करती है। और देखो कितने न्यूज़ चैनल है जो कब से वर्ल्ड वॉर 3 करा रहे हैं, 3-4 साल तो अभी बीत चुके हैं। टीआरपी, इनका प्रॉफिट, वो कंपनी जो लोन देती है उनका प्रॉफिट, और बाकी पूरी मार्केट का तो है ही प्रॉफिट। फिर किस तरीके से प्रॉफिट है? देखो एक हथियार बन रहे हैं। दूसरा, जब मार्केट क्रैश होगी उसके बाद जब दोबारा चीज़ें रिवाइव होंगी तो नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल जाते हैं। वो लोग खुश, मरा कौन? गरीब, क्योंकि वो महंगाई की मार नहीं झेल पाया। जिनके बच्चे फौज में, वो क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं देशभक्ति के नाम पे, जबकि वो देशभक्ति केवल किसी एक के कागज़ के साइन के ऊपर थी, बस उतने में ख़त्म सब। और ये बात कितनी खोखली लगती है कि हम ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। ज़रा बताओ कि इस पर कब किसका कब्जा रहा है? आज तुम जो भारत का नक्शा देखते हो, तुम्हें मेरी बात गलत लग सकती है, हमेशा से भारत का नक्शा बदलता रहा है। 2500 साल का इतिहास उठा के देख लेना, नहीं तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। 2500 साल से इसका नक्शा बदलता रहा है। एक राज्य नहीं थे, कई राज्य आए, कई राज्य गए। इतना समझो, केवल दुनिया में ये हुआ है, भारत के साथ नहीं, दुनिया में यही हुआ। तो आज जो तुम जिस चीज के पीछे लड़ते हो, बड़ी खोखली चीज है वो। उनके अस्तित्व में बिल्कुल भी दम नहीं, खोखली अस्तित्व है वो। जब भी तुम्हारा कोई भी नेता या कोई भी कहे कि हम अपने देश को सुपर पावर बना देंगे, सुपर पावर बनाने की बात करे, और ये केवल मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने देश के लोगों से, बल्कि दुनिया से पूछो, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ होगी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी आएगा। सवाल करो कि किन कीमत पे बना दोगे आप हमें सुपर पावर बनाओगे, तो उसकी कीमत क्या होगी? कितनी लाशें होंगी, कितने परिवार की आहुति दोगे आप, केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी सत्ता के लिए, या फिर जो अमीर हैं वो अमीर बने रहें इस वजह से? कितनों की बलि दी जाएगी? ये सवाल होना चाहिए।